मेरे डेफ से ही पूछे गए थे, हॉबीज़ मेरी क्या क्या हैं उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इंटरव्यू टीम काफ़ी अच्छी थी। ओके। मनोज सोनी सर का बोर्ड था मेरा, तो वो काफ़ी कोऑपरेटिव थे। तो सर आपके साथ तो चैलेंजेस होते हैं हर टाइम पे, तो सर आपने कैसे अपने आप को मोटिवेट रखा और स्टूडेंट्स को कैसे रहना चाहिए सर? मोटिवेशन के लिए ये है बीच भी, ये तैयारी काफ़ी लंबी है। राइट। मैं ये मानता हूँ कि ये एक स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन है। मैं कोचिंग में जब जाया करता था, कोचिंग तो नॉर्मल ट्यूशन क्लासेस थी, उसमें मेरी मम्मी मुझे लेके जाया करती थी और वहाँ एक जगह से उठा के बिठाना, वो भी एक लेडी के लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल है। मैं इसरो में साइंटिस्ट इंजीनियर हूँ और इस पोस्ट पे जाने के लिए एक सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट होता है जिसमें हर साल 30-35 बच्चों को सिलेक्शन किया जाता है। तरीके की परेशानियों का सामना किया आपने इनको पढ़ाते टाइम, किस तरीके से सपोर्ट किया, क्योंकि काफ़ी चैलेंजिंग जर्नी रही है सर की? नहीं, ऐसा वो परेशानियाँ तो महसूस करने से होती है, मैंने कभी महसूस ही नहीं किया कि परेशानी हुई है। तो बस लाइफ में जो है इसकी लगन रही और हम आगे बढ़ते चले गए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटों। अभी हमारे साथ है कार्तिक सर, जो कि अभी हाल ही में जो इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जा रहा है, इंटरव्यू देने के लिए आए हैं। उनका ये सेकंड इंटरव्यू है। इसके पहले सर की 813 रैंक आई हुई थी, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था। अभी सर करंटली इसरो में साइंटिस्ट भी हैं। तो आज हम सर से जानेंगे, साथ में सर दिव्यांग भी हैं, उनका काफ़ी स्ट्रगल की जर्नी रही है, तब जाकर उन्होंने सफलता पाई है और अभी भी वो इंटरव्यू तक की जर्नी को सफ़र कर रहे हैं। तो आज हम उनके साथ बात करेंगे, उनकी जर्नी जानेंगे, साथ में आप किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो, तमाम प्रकार के क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें एंड आपके जो भी कार्य होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। अभी हमारे साथ सर हैं, जो कि सर से जानेंगे सर का स्ट्रगल जर्नी जानेंगे सर, क्योंकि ऑलरेडी यूपीएससी में रैंक ला चुके हैं, इसके अलावा इसरो में सर जॉब भी कर रहे हैं। सर सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। कार्तिक कंसल। ओके सर, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। मैं IIT रुड़की से मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है मैंने 2018 में। ओके तो सर ये बताइए आपने कौन सी एग्ज़ाम कब दी और अभी आप कहाँ पे वर्किंग हो, थोड़ा सा इसके बारे में सर। अभी मैं इसरो में एज अ साइंटिस्ट काम कर रहा हूँ और सतीश धवन स्पेस सेंटर है श्रीहरिकोटा में, वहाँ पे मैं काम करता हूँ। और अभी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया है मैंने और लास्ट ईयर मेरी 813 रैंक आई थी, तो उसे इम्प्रूव करने के लिए इस बार फिर से अभी इंटरव्यू दिया है। ओके। तो अभी सर ये आपका कौन सा अटैम्प्ट है या फिर कौन से इंटरव्यू के लिए आप तैयार हो रहे हो सर? ये मेरा 3rd अटैम्प्ट है। ओके। और सेकेंड इंटरव्यू है। सेकेंड इंटरव्यू। ओके सर, सो आपका लास्ट ईयर आपका रैंक आ गया था, तो आपने जॉब क्यों नहीं ज्वाइन की सर, इसके बारे में बताइए। वो इसलिए ज्वाइन नहीं की क्योंकि मैं ऑलरेडी सर्विस में हूँ, तो मुझे केवल 2 या 3 पोस्ट के लिए जाना था, तो उनके लिए वो मुझे मिल नहीं रही थी, तो इसीलिए अभी इस बार फिर से दोबारा दिया है। ओके सर, कौन सा पोस्ट के लिए आप प्रेफर करोगे सर? मैं AS के लिए या फिर इनकम टैक्स IRS। ओके तो सर अभी आप इतने अच्छे जॉब में हो, साइंटिस्ट हो आप सर, तो सर क्यों आप UPSC की तरफ आना चाह रहे हो, क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई सर? ज़रूरत तो नहीं कहूँगा, ये है कि UPSC में एक अलग तरह की अपॉर्चुनिटी है लोगों के साथ मिलके काम करने की, उनकी हेल्प करने की। दूसरा मुझे ये लगता है कि मैं खुद व्हीलचेयर पे हूँ जब से मैं चाइल्डहुड से, तो मुझे लगता है अगर मैं पॉलिसी मेकिंग या एडमिनिस्ट्रेशन में हूँगा तो ऐसे लोगों की मदद कर पाऊँगा, तो इसीलिए मैं इसमें आना चाहता हूँ। ओके सो जैसे कि आपने बताया सर आप व्हील चेयर में रहे हो बचपन से, तो कहीं ना कहीं सर आपकी ये सफलता में हडल कट काम तो नहीं किया, मुझे लगता है आपको मोटिवेशन मिला होगा, जो आपकी तरह सर शायद जो दिव्यांग होंगे तो उनके लिए सर थोड़ा सा बताइए कि आप किस तरीके से इन कठिनाइयों का सामना करते हुए यहाँ तक पहुँचे हो। मोटिवेशन तो यही है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है आज तक, मतलब जो भी कोई हर्डल था तो उन्होंने मुझ तक आने ही नहीं दिया। मगर इसमें प्रॉब्लम है कि हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता, हर किसी के पेरेंट्स इतने सपोर्टिव नहीं होते, तो इसमें ये है कि गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव्स हैं उनकी अवेयरनेस जितनी ज़्यादा लोगों में रहेगी उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा उससे। तो यही है, मोटिवेटेड रहना है कि और लोगों का ही भला हो पाए। जी सर, यही है। ओके तो सर जैसे कि देखा जाए आप इस बार इंटरव्यू देने आए हो, तो सर इंटरव्यू के बारे में मैं बाद में पूछूंगा, इसके पहले सर आपको
विश करता हूँ कि मैं आप सर अच्छे रैंक के साथ इस बार सेलेक्ट हो, जो आप पोस्ट चाहते हो वो मिल जाए। सर आप ये बताइए कि इंटरव्यू के लिए आपने जो पिछली बार जो गलतियाँ हुई होंगी, आपका थोड़ा बहुत शायद इंटरव्यू मार्क्स कम रहे होंगे, तो मे भी आपने अब क्या किया था इस इंटरव्यू को बेहतर बनाने के लिए सर? इस बार मैंने मॉक इंटरव्यू ज़्यादा लिए हैं, या 6 या 7 मॉक इंटरव्यू लिए मैंने इस बार। जी। और डैफ को अच्छे से रीड किया है डिटेल्ड, तो उसकी मदद से इस बार इंटरव्यू पहले की अपेक्षा थोड़ा अच्छा हुआ है। जी। अभी देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ओके तो सर आप ये बताइए कि सर इंटरव्यू में आज आपसे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए, इसके बारे में थोड़ा सा सर डिटेल में बताइए। क्वेश्चंस मेरे डैफ से ही पूछे गए थे। जी। हॉबीज़ मेरी क्या क्या हैं उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद मेरा स्टेट उत्तराखंड है, वहाँ से रिलेटेड डिज़ास्टर के बहुत सारे चांसेस होते हैं, तो उसके क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या इश्यूज़ हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। उसके अलावा इसरो के डेवलपमेंट के रिलेशन में क्वेश्चन थे। उसके अलावा आपका जो मेरी हॉबीज़ हैं, जैसे ओल्ड म्यूज़िक सुनना या फिर मूवीज़ देखना, उनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन थे। सर ओल्ड मूवीज से या सॉन्ग से रिलेटेड क्या पूछा गया सर? सॉन्ग से पूछा गया आपका फेवरेट सिंगर कौन है और आप आजकल के सिंगर क्यों नहीं सुनना चाहते, आप पुराने गाने क्यों पसंद करते तो हैं? आपने क्या बताया सर? मैंने कहा मेरा फेवरेट सिंगर मुकेश है, और गाने आजकल मैं इसलिए नहीं सुनता क्योंकि लिरिक्स जो हैं वो अच्छे नहीं हैं आजकल। पहले के लिरिक्स काफ़ी अच्छे थे, तो यही रीज़न है। ओके तो सर अगर हम यूपीएससी के सिलेबस को देखें, जैसे ये करंट से क्वेश्चंस पूछे गए थे सर? हाँ, करंट से काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, जैसे मैन्युफैक्चरिंग का मैंने आपको बताया। मेरे स्टेट उत्तराखंड में करंट अफेयर में अभी कांवड़ यात्रा कैंसिल हुई थी, और पिछले साल कुंभ मेला हुआ था, तो उसके क्वेश्चन भी थे। तो करंट के काफ़ी क्वेश्चन थे। सर जैसा कि अभी देखा जाए लैंडस्लाइड ज़्यादा हो रहे हैं, फिर भी क्या है ट्रेवल्स या टूरिस्टर ज़्यादा जा रहे हैं मतलब ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर पहाड़ी एरिया, तो सर इस टाइम पे जाना क्या सही रहेगा, क्योंकि लैंडस्लाइड काफ़ी देखे जा रहे हैं? लैंडस्लाइड भी हैं और अभी तो कोविड पेंडेमिक भी चल रहा है जी। तो अभी तो जाना ज़्यादा सेफ नहीं है, तो इसीलिए लोगों को अवेयर करने की ज़्यादा ज़रूरत है कि अभी ज़्यादा लोग ट्रैवल ना करें, अपने घर में ही रहें। यस। तो यही है कि आप घर में रहें। ओके तो सर देखा जाए एथिक्स वगैरह से क्वेश्चंस आए सर इंटरव्यू? एथिक्स से इमोशनल इंटेलिजेंस को लेके काफ़ी सारे क्वेश्चन थे कि आप किस तरह से हैंडल करोगे। केस स्टडी थी कि आपके साथ अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो कि मान लो कि अगर जैसे कोई मूवी रिलीज़ होनी है, उससे पहले लोग जो हैं पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो आप एज एन एडमिनिस्ट्रेटर कैसे उनको रिजॉल्व करोगे। जी। तो उस टाइप के क्वेश्चन थे। ओके तो सर आपको क्या लगता है कि अभी जो जीएस वगैरह के क्वेश्चंस भी पूछे गए थे क्या? जीएस के थे, मैं आपको बता रहा हूँ कि करंट अफेयर्स जो है हाँ, वो उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन थे, तो वो सब जीएस का पार्ट ही बन जाता है। ओके। तो मतलब ऐसे इंडिविजुअली क्वेश्चन नहीं थे, Yes। पर टोटल में आप देखोगे तो क्वेश्चन काफ़ी सारे थे। ओके तो सर जो इंटरव्यू टीम थी वो कैसी थी सर, आपको कैसा लगा पर्सनली? इंटरव्यू टीम काफ़ी अच्छी थी। ओके। मनोज सोनी सर का बोर्ड था मेरा, तो वो काफ़ी कोऑपरेटिव थे और मतलब उन्होंने मुझे काफ़ी कंफर्टेबल फील कराया था, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। ओके जैसे पहले से कहा जाता है कि इंटरव्यू में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन सी बस का नंबर था, या दीवार का कलर क्या था, या अदरवाइज जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो क्या इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सर? नहीं नहीं, ये बात पूरी फेक है कि ऐसे इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। मेरा पिछले बार का भी एक्सपीरियंस है, तो वो ब्रॉडर चीज़ पूछना चाहते हैं कि आपकी थिंकिंग क्या है, मेंटालिटी क्या है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, कि आप परसिवर कर पाओगे नहीं कर पाओगे उस एनवायरनमेंट में। तो इस टाइप के फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, और अगर पूछे जाते भी हैं तो वो आपकी मेंटल अवेयरनेस चेक करना चाहते हैं। जी। तो ये बात है। ओके सो सर आजकल सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स क्या गलतियां करते होंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के भी इंटरव्यू करे हैं, 6 अटैम्प्ट हो जाते हैं, प्री भी नहीं निकलता है, तो कहीं ना कहीं गलतियां तो रहती हैं, कमियां रहती होंगी सर? कमियां यही हैं कि कई बार लोगों को पता नहीं चलता है कि मेरी कमी क्या है, तो जब तक आपको पता नहीं चलेगा तो आप उसे इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। Right। तो अपनी कमियों का सेल्फ असेसमेंट और या फिर अपने पीयर से असेसमेंट कराना, और तब उसे इम्प्रूव करना कंटिन्यूसली। अगर आप इम्प्रूव करते रहोगे तो आपको सफलता मिल जाएगी। यस। ओके सो सर नए स्टूडेंट्स हैं जो यूपीएससी की जर्नी में आना चाहते हैं, क्योंकि यूपीएससी को एक ख्वाब की तरह या फिर एक होता है ना सपने की तरह देखते हैं स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं, तो सर उनके बारे में क्या कहना चाहो? क्योंकि अभी हाल ही में 12वीं के भी रिजल्ट आए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के 12वीं जैसी होती है तो कैरियर के बारे में कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स सोचने लग जाते हैं कि हम इस कैरियर में जाएंगे, तो उनके बारे में सर बताइए जो यूपीएससी परस्यू करना चाहते हैं। यूपीएससी का ये है कि जब लोग शुरू करते हैं तो एक बहुत बड़ा माउंटेन एक नज़र आता है जी। मगर माउंटेन को पार करने के लिए आप क्या करेंगे? धीरे धीरे कदम बढ़ाएंगे। तो वही आप स्मॉल स्टेप लेते जाओ। रोज़ जितना सिलेबस है आप उसे अपना गोल बनाओ डेली के,
उन्हें आप कंप्लीट करते जाओ तो अपने आप ही आप सबमिट तक पहुंच जाओगे। जी लोग एवरेज भी क्लाइंब करते हैं। तो ये तो यूपीएससी है। ठीक है। सो सर आप एवरेज कितने घंटे पढ़ते थे और कैसे क्या किताबों को मतलब या यूँ कहें स्ट्रेटजी क्या बनाई सर आपने? मेरी स्ट्रेटजी ये थी कि मैं घंटों में बिलीव नहीं करता। मैं ये बिलीव करता हूँ कि जितना मैंने टारगेट बनाया एक दिन का जी। उसे मैं अच्छे से कंप्लीट कर लूँ। और वो चाहे 4 घंटे में हो जाए, चाहे 8 में हो, चाहे 10 में हो, उस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। बट टारगेट कंप्लीट करना ज़रूरी है। ओके। सो एवरेज कितना घंटे पढ़ना चाहिए? एक आइडियल जो हो, जो यूपीएससी कहते हैं 18 घंटे, 15 घंटे, 14 घंटे, 20 घंटे। देखिए हर आदमी की अपनी पेस होती है। Yes. तो मेरे लिए अगर 8 घंटे चलते हैं तो किसी के लिए हो सकता है 12 घंटे चलें। तो ये वेरी करता है। पर ये है कि आप कंटिन्यूस और कंसिस्टेंट एफर्ट करते रहो तो आपका सफलता मिल जाएगी आपको। ओके। हालांकि सर बुक्स और मटेरियल क्या पढ़ना है सबको पता ही है, बट सर आप जो इम्पोर्टेंट है वो स्टूडेंट जो नए वो सीधे सीधे वो पढ़ लें तो यूपीएससी काफ़ी हद तक हो सकता है। देखिए इसमें जो स्ट्रेटजी है हर बंदे को अपनी खुद की बनानी Right, पड़ती है। sir. सबका तो potential अलग अलग हाँ, होता है। इसमें जो आपका मेन इंग्रेडिएंट जो है, एक तो सबसे पहले न्यूज़पेपर है आपका। आप रिलीजियसली न्यूज़पेपर पढ़ो, उसके नोट्स बनाओ, उन्हें अपडेट करो। वो आपका एक बेसिक कोर तैयार करेगा। उसके अलावा जो बेसिक बुक्स हैं जैसे लक्ष्मीकांत की पॉलिटी है, स्पेक्ट्रम है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, उसके अलावा एनवायरनमेंट साइंस है, इकोनॉमिक्स है, उस सब के आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो जाओ। और उसके बाद आप प्रैक्टिस करते रहो। जैसे मेंस के लिए आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो और प्रीलिम्स के लिए प्रीलिम्स के टेस्ट की प्रैक्टिस। तो आप ये करते जाओगे तो आपका डेफिनेटली होने के चांस बढ़ जाएंगे। ओके। सो सर स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं प्रिपरेशन के दौरान डिमोटिवेट हो जाते हो, और सर आपके साथ तो चैलेंजेस होते हैं हर टाइम पे, तो सर आपने कैसे अपने आप को मोटिवेट रखा और स्टूडेंट्स को कैसे रहना चाहिए सर? मोटिवेशन के लिए ये है बीच भी, ये तैयारी काफ़ी लंबी है। Right. मैं ये मानता हूँ कि ये एक स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन है। और मैराथन को जीतने के लिए आपको बीच बीच में ऐसा लगेगा कि आप थक रहे हो या फिर आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। तो उसका ये है कि आप कंटिन्यूसली फिर भी एफर्ट दो। हो सकता है कि आप थोड़ा उस दिन 100% ना दे पाओ, पर आपको उससे बैक डाउन नहीं करना जी। है, उस चैलेंज को टैकल करना है। तो यही तरीका है आपका आगे बढ़ने का। और मैं अगर डिमोटिवेटेड फील करता था तो मैं मूवी देख लेता था या फिर मैं म्यूज़िक सुनता था। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको मोटिवेटेड रखती हैं। Yes. और फैमिली से बात करना, जी सर। ये भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके। हाँ तो सर देखा जाए बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट आ गए, बहुत तमाम प्रकार के बड़े बड़े लोगों को ये ऑफर दिया जाता है ये, तो क्या सर ज़रूरी है यूपीएससी के लिए कोचिंग? आपके अकॉर्डिंग बताइए सर। कोचिंग एक हद तक ठीक है कि अगर मान लो कोई नया स्टूडेंट आता है तो उसे पता नहीं होगा कि स्टार्टिंग में करना क्या क्या है। Right, sir. तो उसके लिए एक डायरेक्शन उसे मिल जाएगा। पर लेकिन अगर आप कंप्लीटली डिपेंडेंट हैं कोचिंग के ऊपर तो वो कभी भी एक परफेक्ट स्ट्रेटजी नहीं हो सकती, क्योंकि हर कोचिंग परफेक्ट नहीं है। आपको अपनी खुद ही बनानी पड़ेगी स्ट्रेटजी। मगर आजकल ऑनलाइन कोर्सेज भी काफ़ी सारे हैं तो आप उन्हें फॉलो करके भी अपना शेड्यूल बना सकते हैं। तो हर आदमी के लिए डिफ़र करता है। पर मैंने कोई कोचिंग ली नहीं थी, मैंने सिर्फ टेस्ट सीरीज़ के लिए कोचिंग ज्वाइन की थी। उसके अलावा नहीं ली थी। ओके। तो सर लास्ट में जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई मैसेज आपकी तरफ से सर? हाँ, मोटिवेटेड रहो, हैप्पी रहो और जर्नी को एंजॉय करो। सर सबसे पहले आप ये बताइए आपके माता पिता का कितना सपोर्ट रहा है इस जर्नी में सर? माता पिता का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है कि मैं कोचिंग में जब जाया करता था, कोचिंग तो नॉर्मल ट्यूशन क्लासेस थी, उसमें मेरी मम्मी मुझे लेके जाया करती थी। और वहाँ एक जगह से उठा के बिठाना, वो भी एक लेडी के लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल है। तो वो बहुत बड़ा स्ट्रगल था उनका। तो आज भी सपोर्ट करती हैं, वो मेरे साथ ही रहती हैं जी। श्रीहरिकोटा में। तो काफ़ी बड़ा स्ट्रगल है। और ओके। सो सर आप अभी इसरो में हो तो आप कौन से पोस्ट पर हो सर और कैसे एग्ज़ाम के थ्रू इसमें जाया जाता है? मैं इसरो में साइंटिस्ट इंजीनियर हूँ और इस पोस्ट पे जाने के लिए एक सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट होता है जिसमें हर साल 30-35 बच्चों को सिलेक्शन किया जाता है। और उसके लिए एक एग्ज़ाम आपको क्लियर करना होता है। उसके बाद एक इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू में काफ़ी सीनियर साइंटिस्ट बैठे होते हैं, लगभग 10-12 लोगों का बोर्ड होता है। काफ़ी मतलब डिफ़िकल्ट इंटरव्यू होता है और उसके बाद सिलेक्शन हो जाता है आपका। ओके। सो आपको बेसिकली सर कितना टाइम लगा प्रिपरेशन के साथ? इसको मैनेज कर पाते हो सर आप यूपीएससी की? हाँ, मैनेज कर पाता हूँ क्योंकि मैं कॉलेज टाइम से ही थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर कर रहा था, तो अभी इतना ज़्यादा मुझे टाइम लगता नहीं है। मेरी जॉब 9 to 5 की है, मगर सैटरडे संडे ऑफ होता है
तो उन 2 दिन में मुझे प्रिपरेशन का अच्छा टाइम मिल जाता है। तो जी सर, काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है टाइम निकाल के पढ़ना। हाँ, ये बात है, थोड़ा हाँ, चैलेंजिंग। का प्रेशर भी साथ में हाँ। होते हुए। सो अभी हमारे साथ है अंकल जी सर के। अंकल, आप पहले आपका नाम। एलसी गुप्ता नाम मेरा। ओके, सो किस तरीके की परेशानियों का सामना किया आपने इनको पढ़ाते टाइम, किस तरीके से सपोर्ट किया, क्योंकि काफ़ी चैलेंजिंग जर्नी रही है सर की। नहीं, ऐसा वो परेशानियाँ तो महसूस करने से होती है। मैंने कभी महसूस ही नहीं किया कि परेशानी हुई है। तो बस लाइफ में जो है इसकी लगन रही और हम आगे बढ़ते चले गए। जी, हमने कभी परेशानी नहीं महसूस की। या कहीं ना कहीं सर समाज होता है कि क्या कर रहे हो, क्यों पढ़ा रहे हो, इनसे नहीं होगा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आई होंगी आखिर सामने, तो उनको कैसे डील किया सर आपने? नहीं, ऐसा है, पब्लिक तो किसी भी रूप में कुछ ना कुछ कटाक्ष करती रहती है। जी, बस हमें क्या है कि अपना लक्ष्य पर निरंतर आगे बढ़ते रहो। बहुत बढ़िया। तो हम उस लक्ष्य पे आगे बढ़ते रहे और जो है उन्नति आती चली गई और धीरे धीरे कदम आगे बढ़ते ही चले गए। जी, क्योंकि सर आज सक्सेस हैं और काफ़ी हद तक अभी ये इंटरव्यू दिया तो इस बार उनका रैंक और अच्छा हो जाएगा। तो आप इस बारे में क्या सोचते हो, आपको क्या खुशी महसूस हो रही है? अभी भी सर ज्वाइनिंग ही है। जी, नहीं देखो, पेरेंट को तो खुशी होती है, लेकिन ईश्वर की कृपा है, सब जैसा ऊपर वाला रखे सब बढ़िया है, सब अच्छा ही होता है। सो सर, आपके तरह आपके लड़के की तरह और भी स्टूडेंट्स होंगे जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके पेरेंट्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? बस मैं यही कहूँगा कि दृढ़ इच्छा शक्ति जिसके अंदर है, बच्चे के हो चाहे पेरेंट के हो, तो वो सफलता उसके कदम चूमेगी ही चूमेगी। जी, हमेशा आगे बढ़ते रहो। मार्ग में बाधाएं बहुत आएंगी, पर उन बाधाओं को पार करके ही आप जो है तब कर ही, जैसे कहावत है ना कि तब कर ही सोना कुंदन बनता है। जी, तो उसी तरह से आगे बढ़ते रहो, सब सफलता मिलती चली जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर लवली मैसेज। सर, आपने काफ़ी अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स को बताया। आई होप कि स्टूडेंट्स इससे मोटिवेट होंगे, कहीं ना कहीं उनकी जर्नी में इजाफा आएगा। और थैंक यू सो मच सर। सो गाइस, देखा सर ने अपनी जर्नी को आपके साथ डिटेल में शेयर किया। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें। आपके जो भी क्वारीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। जय हिंद।